कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं डॉक्टर गंगा सहाय सर को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और कृत्रिम मेधा और भाषा साहित्य विषय पे अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय गंगा सहाय सर। प्रभात जी, अविनाश जी, अंजुम जी और छाम परिवार के उत्साहित साथियों, आपका बहुत धन्यवाद मुझे अपनी छाम में लेने के लिए। बहुत नया विषय है, लेकिन मेरे ख्याल से नए विषयों पर सीखने को ज्यादा मिलता है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कृत्रिम मेधा बहुत नई चीज है और हम इसको अभी सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका किस तरह से प्रयोग शुरू किया है, उसके परिणाम क्या निकले हैं। प्रभात जी जानते होंगे कि करीब 1 महीने पहले सोशल मीडिया फेसबुक पर एक बड़ी डिबेट छिड़ी। खासतौर पर हमारे एक मित्र दिलीप जी ने ये दावा किया कि एक जो कैरेक्टर हैं फातिमा शेख, वो उनके द्वारा गढ़ा गया कैरेक्टर है। वो वास्तव में इतिहास में कोई पात्र नहीं है इस तरह का। जैसे हम सावित्रीबाई फुले के साथ में फातिमा शेख की हमने एक इमेज बनाई और उनको सेलिब्रेट करना शुरू किया और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनको लेकर कार्यक्रम होने लगे, लोग बातें करने लगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैं दिलीप के साथ जुड़ा रहा हूँ, लेकिन आजकल उन्होंने एक अलग रास्ता अपना लिया है। खैर, ये उनकी चॉइस है कि वो किसी भी रास्ते पे चलें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी कि क्या सोशल मीडिया से कोई नया चरित्र पैदा किया जा सकता है, एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है और उस पर इतने सारे बुद्धिजीवी लोग यकीन करने लगे। बहुत सारे लोग जो सीरियस लोग थे वो भी उस पर यकीन करने लगे। विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम होने लगे और फातिमा शेख का नाम लिया जाने लगा कि भाई उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को लेकर, खासतौर पर जो वंचित स्त्रियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर के काम किया। मैंने इसमें खोजना शुरू किया तो आजकल ऑनलाइन आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्रोत हैं जहां पर हम अच्छी सामग्री की तलाश करते हैं। जैसे जे स्टोर, आप जानते हैं, जे स्टोर पे हम पढ़ते हैं। रिसर्च गेट एक बहुत अच्छा स्रोत है। गूगल स्कॉलर एक अच्छा स्रोत है। अगर आप समाज विज्ञानों के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी में इन सब प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा सामग्री नहीं है, लेकिन ये एक प्रामाणिक स्रोत के तौर पर लोग जानते हैं। समाज विज्ञानों के, प्राकृतिक विज्ञानों के लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो इन स्रोतों को देखते हैं। तो रिसर्च गेट पे मुझे एक पेपर मिला जो एक अंग्रेजी जर्नल में छपा हुआ था फातिमा शेख के बारे में। उस पेपर को मैंने पढ़ा और पेपर को मैंने देखा कि उसके आखिर में मैं सबसे पहले रेफरेंस चेक करता हूँ। विद्यार्थियों की कॉपी जांच करते वक्त भी जब असाइनमेंट लिखते हैं कि कितनी किताबें इन्होंने पढ़ी है, तो उससे मुझे लगता है कि अच्छा, अगर ये वास्तव में पढ़ी है और इससे तो सामग्री ली गई तो कुछ मेहनत तो की है। उसमें देखा कि करीब 15 से ज्यादा रेफरेंस थे और दिलीप जी ने दावा किया कि 2008-9 में उन्होंने ये पात्र गढ़ा और उसमें जो रेफरेंस थे वो उससे पहले के भी थे। 1994 का भी रेफरेंस था, 2006 का भी रेफरेंस था। तो फिर मुझे लग गया कि दिलीप जी का दावा झूठा है और देखो पहले से इसके बारे में लिखा जाता रहा है और इसका मतलब ये एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। अब मैंने अति उत्साह में आकर के उसका स्क्रीनशॉट लेकर के साझा कर दिया। बाद में मेरे एक मित्र का लंदन से फोन आया, उन्होंने कहा कि जो आपने बिब्लियोग्राफी शेयर की है वो बिब्लियोग्राफी अपने आप में फर्जी है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसमें जिन जर्नल्स का नाम लिखा हुआ है, जब रेफरेंस आप देते हैं तो आखिर में, जैसे अंग्रेजी में EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, एक बहुत सम्मानित है, सभी लोग मानते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि हाँ वहाँ छपा है और उसका अच्छा खासा पीयर रिव्यू है। हिंदी की तरह नहीं, हिंदी में जो लोग पीयर रिव्यू अपनी पत्रिकाओं के ऊपर छाप रहे हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए छाप रहे हैं। वास्तव में पीयर रिव्यू के प्रोसेस से अभी हिंदी अकादमियां उतना परिचित नहीं है और व्यवहार में उसको नहीं ला पाए। ऐसे कई सारे स्रोत थे, हिस्ट्री के जर्नल थे, उन सब के स्रोत थे। तो एआई क्या काम करता है? एआई को अगर आप ये आदेश दें
आप जैसे चैट जीपीटी या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको आदेश दें कि मुझे इस विषय पर एक पेपर चाहिए, पेपर मतलब रिसर्च पेपर, शोध पत्र, तो आपके लिए वो रिसर्च पेपर तैयार करेगा। फिर आप कहेंगे कि इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, इसमें कुछ रेफरेंस डालो, तो वो रेफरेंस भी जनरेट कर देंगे। रेफरेंस ऐसे जो सत्य प्रतीत हो, कि आपको लगेगा कि वास्तव में उस नाम का लेखक भी विद्यमान है, उस नाम की जर्नल या पत्रिका भी विद्यमान है, लेकिन वास्तव में उस पत्रिका जर्नल में उस लेखक का कोई लेख नहीं छपा है। तो वो एक फॉल्स क्रिएशन है, और वो पूरे के पूरे रेफरेंस जो फातिमा शेख के बारे में थे, 15 से ज्यादा रेफरेंस, वो इस तरह का एक फॉल्स क्रिएशन था। एआई का उपयोग इस स्तर पर समाज, और वो एक यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में वो पेपर छप गया, और उससे जाहिर सी बात है लेखक को जो लाभ मिलना होगा वो मिल भी गया होगा, कुछ पदोन्नति में, नियुक्ति में जो लाभ मिल सकता है उससे। और उससे मैंने उनसे पूछा फोन करके, मैंने बड़ी मुश्किल से उनका नंबर ढूंढ निकाला, मैंने जब तक मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि जो रेफरेंसेस का आपने यूज किया है, क्या आप मुझे उनकी कुछ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो कुछ भी हो आप मुझे भेज सकते हैं? तो उन्होंने कहा अरे सर अब तो खो गए, पता नहीं कहाँ चले गए वो, ढूंढना पड़ेगा, पुराने कंप्यूटर में शायद मिलेंगे, वो इसमें नहीं है। ऐसे करके वो बहाने लगाने लगे। मेरे समझ में आ गया कि हाँ कुछ गड़बड़ है। चैट जीपीटी पब्लिकली ओपन हुआ, उन्होंने तुरंत ये लेख लिख दिया, एक पेपर छप गया, उसमें अंदर देखा कि अंदर कुछ भी नहीं है, बातों का दोहराव है, अंदर वास्तव में कोई ऐसा विश्लेषण नहीं है, कोई ऐसे आधार नहीं है, कोई तथ्य और तर्क नहीं है, बस वो एक तथ्यों का दोहराव, जैसा कि चैट जीपीटी अक्सर करता है। इस स्थिति में अब हिंदी वाले अभी तक तो ये सोचते हैं यार हम लोग ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे वाले बड़ी कम सामग्री है, लेकिन ऐसा उपयोग मत कीजिएगा। इसलिए समझिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता या यंत्र बुद्धि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये बेसिकली मनुष्य की तरह उसको प्रशिक्षित किया गया, जैसे मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है, ऐसे ही एक यंत्र को प्रशिक्षित किया गया है कि वो वैसे ही काम करे। तो अब आप कहेंगे कि गूगल भी तो वही काम करता है। जब हम लोग आए जेएनयू में पढ़ने के लिए, उस वक्त गूगल भी हमारे अध्यापकों के बीच में तब तक लोकप्रिय नहीं हो पाया था, क्योंकि हिंदी के अध्यापक तकनीक के मामले में थोड़े से पीछे रहते हैं, और वो सीख रहे थे, उनको कंप्यूटर मिल गया, लेकिन गूगल का उपयोग कैसे करें ये धीरे धीरे सीख रहे थे। लेकिन जब आया तो सभी लोग एकदम चमत्कृत रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सारी सूचना एक साथ आ जाए, क्योंकि अभी तक तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था। और हमारे टीचर हमको कहते थे, कोई पुरुषोत्तम अग्रवाल एक किताब में एक क्लास में कम से कम 10 रेफरेंस ऐसे बता देते थे, ये साहित्य अकादमी में मिलेगा, ये वहाँ पे गाजियाबाद में कोई पब्लिकेशन है वहाँ पे मिलेगा, ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मिलेगा, ऐसे करके रेफरेंस। और अगली क्लास तक आप भागते दौड़ते उनको लेकर के फोटोकॉपी करा के तब आप क्लास में जा पाएंगे, नहीं तो बहुत डांट खानी पड़ेगी। अब पता नहीं ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतने ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, और उनमें से ज्यादातर संदर्भ जब आपको कंप्यूटर के क्लिक पे मिल जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज मेरे ख्याल से सारी दुनिया के लिए हुई। हमने सोचा भी नहीं था कि गूगल से आगे की भी कोई दुनिया होगी। जब हम गूगल पे आश्रित रहने के बजाय कोई एक नई चीज खोजेंगे और उस नई चीज में गूगल से ज्यादा एक्यूरेसी होगी या ज्यादा बेहतर चीजें होंगी। लेकिन कृत्रिम मेधा ने वो कर दिया है कि अब हम गूगल धीरे धीरे अप्रासंगिक होने लगा है। मेरे ख्याल से, मैं तो पर्सनली मुझे कुछ चीज जाननी होती है तो मैं एआई का उपयोग करता हूँ, गूगल का उपयोग मैंने बंद कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि कोई बात होती है, अब आप देखना चाहते हैं कि अच्छा स्कोर क्या हो गया, तो वो नहीं दिखाएगा, वो आपको वहाँ पे एआई डे टू डे चीजों के लिए कम उपयोगी है। लेकिन जो आपको अगर कोई किसी विषय के बारे में, खासतौर पर जैसे मैं आजकल ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ, आपको कोई पूरी की पूरी किताब, एक किताब आपके पास पीडीएफ है, उस किताब को आपको अनुदित करना है, उस किताब को आपका सार चाहिए कि आप 10 पेज में इसका सार दे दीजिए, 10 पेज में आपको वो सार दे देगा उसका। तो आप 100-200 पेज की किताब को आपको चूंकि अगली क्लास के लिए उसको उपयोग करना है कुछ इसका, तो वो आपको एक किताब मिल गई और उसका सार भी आपको मिल गया। तो इसे आप बहुत सारी किताबों का उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन काम कैसे करता है? काम ये करता है कि जो गूगल से भिन्न जो चीज है इसमें, वो गूगल के पास में एक एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम वहां पर जैसे कोई डेटा इकट्ठा है, उस डेटा में जो ज्यादा बार देखा गया है, वो ज्यादा बार देखा गया, उसको पहले परिणाम के रूप में आपके सामने दिखाता है। आपने कुछ ढूंढने की कोशिश की, जो ज्यादा बार देखा है, गूगल ये चेक नहीं करता कि वो प्रामाणिक है कि नहीं है, वो उसका कोई दोहराव उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
वो किसने लिखा है, वो स्रोत किस तरह का है, स्रोत भी खतरनाक है, ऑथेंटिक है नहीं है, कुछ जांच नहीं करता, बस डेटा को एक एल्गोरिदम से आपके सामने लेकर के आ जाता है। लेकिन एआई से भिन्न तरीके से क्या काम करता है कि एआई पहले सीखता है कि डेटा का उपयोग कैसे करना है। तो वो देखता है कि डेटा दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो इंटरनेट पर पूरी सामग्री है उसको हम डेटा कह सकते हैं। वो सामग्री दो हिस्सों में बटी हुई है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी संरचित और अनसंरचित आप कह सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि आप देखेंगे कि आप देखना चाहते हैं कि अच्छा भारत में मृत्यु दर कितनी है किसी राज्य में, तो सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे एक्सेल शीट्स है, उन एक्सेल शीट्स में मृत्यु दर के बारे में या लिंग्विस्टिक डेटा भी है या और भी कोई डेटा जहां पर बहुत सारे नंबर्स हैं, तथ्य हैं, उन तथ्यों को जो सिलसिलेवार ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, वो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या किसी मिनिस्ट्री या आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, भारत का बजट कितना है, किस मद में कितना खर्च किया जा रहा है, ये सारी चीजें आप एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर्ड डेटा आपके सामने, तो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो असंरचित है, जो बिखरा हुआ है और जिसकी ऑथेंटिसिटी की भी जांच करना बड़ा कठिन है। एक समय में ऐसी क्रांति हुई जब जानकी पुल आया, उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग लिखना शुरू किया और इतने लोग इंटरनेट पे आ गए, सभी को लगने लगा हम भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, हम भी अपनी रचनाओं को पहुंचा सकते हैं। इतनी रचनाएं, इतनी चीजें आ गई कि किसी ने ब्लॉग लिखना शुरू किया, किसी को संभावना दिखी शायद आगे से पैसे मिलेंगे, कुछ होगा, तो इतनी सामग्री आ गई कि उसमें से कौन सी प्रामाणिक सामग्री है, कौन सी अप्रामाणिक है, कौन हिंदी लिखना जानता है, कौन लिखना नहीं जानता, सब लोग लिखने लग गए और हजारों हजार, जिसका एक मेरे ख्याल से ब्लॉग वाणी पर और कुछ जगहों पर इसका एग्रीगेटर्स थे, जहां से आप कोई कीवर्ड्स लेकर के और संबंधित ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो जहां से ज्यादा पढ़ा जा रहा है, ज्यादा बार उस पद का प्रयोग हो रहा है और उससे आप आसानी से वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन उसमें कोई उसकी आप कह सकते हैं प्योरिफिकेशन कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें जैसा रॉ है उसी रॉ रूप में, एक कच्चे रूप में ही आपके सामने उपलब्ध है, वहां पे आप आसानी से उस एल्गोरिदम से पहुंच जा रहे हैं। तो इसने क्या किया कि इसने एआई ने सबसे पहले उस डेटा को जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड है दोनों को जो उसमें दोहराव है, मान लीजिए किसी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि अच्छा मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, अगर किसी वेबसाइट में गलत लिखा हुआ है तो जिसमें गलत लिखा हुआ है उस वेबसाइट को, उस ब्लॉग को, उस सामग्री को एआई ने पहले हटा दिया कि ये ऑथेंटिक नहीं है। जहां पर एक से अधिक मत है तो उसकी जांच छानबीन की और उसमें से सही मत का ज्यादातर उपयोग किया और उसमें से तो क्या किया कि जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को हटा करके और डेटा को एक रूप बनाया और उसको जो अप्रासंगिक चीजें, कई बार ऐसा हुआ कि पता चला कि शीर्षक लिखा हुआ है, आजकल आपको ऐसे बहुत सारे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली वेबसाइट है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, वो इतने सारे ऐड हैं कि आप वो चाहते हैं किसी न किसी पे आप क्लिक कर दें, कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, वहां पे कुछ ब्लिंक होने लग जाएगा और वो आप उस पर क्लिक कर दें, वो इसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे वास्तव में वो सूचना है ही नहीं, बस शीर्षक वो दे दिए गए जो आप गूगल में सर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी वेबसाइट भी उसमें के आते रहेगी और उसमें आप क्लिक करेंगे या वहां पे जाएंगे तो उनको ऐड से पैसे मिलेंगे और उनका धंधा चलता रहेगा, लेकिन वो यूजलेस सामग्री है, अनुपयोगी सामग्री है। तो ऐसी सारे सामग्री को हटा दिया कि उस सामग्री का हम उपयोग नहीं करेंगे और जिसमें गलत सूचना है उसका भी उपयोग नहीं करेंगे। तो त्रुटियों को और अप्रासंगिक जानकारी को हटा दिया और जो डेटा है उसको एक रूप कर दिया कि डेटा में जहां पे विविधता है, विविधता क्यों है उसकी जांच करके और उसको एक रूप कर दिया, जिससे कि जो परिणाम आएंगे वो एक जैसे परिणाम आए, सही परिणाम आए, वो गलत परिणाम ना आए। और साथ में उनकी लेबलिंग और टैगिंग कर दी। ये लेबलिंग टैगिंग ब्लॉगिंग में और वेबसाइट बनाने में बड़ा काम आता है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे है तो ठीक है, लेकिन दूसरी वेबसाइटों पे नहीं है या गलत लेबलिंग हुई है, गलत टैगिंग हुई है, ये मशीन के द्वारा ये काम हो रहा है कि भाई कोई अच्छा ये कथा साहित्य से संबंधित सामग्री है, ये निबंधों से संबंधित सामग्री है, ये भारतीय इतिहास से संबंधित सामग्री है, तो उसकी लेबलिंग और टैगिंग होने से क्या है कि जब आप ढूंढने जाते हैं तो फिर उसी ब्रांच में हम चले जाते हैं, उसी शाखा में चले जाते हैं जिससे संबंधित हमको सामग्री चाहिए। पता चला कि आप गूगल में सर्च करेंगे तो ऐसे भी वेबसाइट्स पे आप पहुंच सकते हैं जहां पर वो सामग्री नहीं है, तो वो लेबलिंग प्रॉपर ढंग से अगर लेबलिंग और टैगिंग होगी तो इससे आप भटकने से बचेंगे। इसमें वो किस तरह के एल्गोरिदम का काम करता है, गूगल भी एक एल्गोरिदम का काम करता है, यूट्यूब भी एल्गोरिदम का काम करता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आप कह सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है जो एल्गोरिदम के रूप में काम आता है। न्यूरल नेटवर्क यानी जैसे हमारा मस्तिष्क है,
मस्तिष्क में आप देखते हो मस्तिष्क की संरचना बड़ी जटिल है। शरीर के हर हिस्से के बारे में वैज्ञानिकों ने काफी कुछ जान लिया है और सब कुछ ठीक कर देते हैं, ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, प्रत्यारोपण हो गया है, लेकिन मस्तिष्क के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं। इतना जटिल संरचना है, करोड़ों न्यूरॉन्स है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी गांठें बनी हुई हैं, वो आपस में संवाद का आदान प्रदान करते हैं, हमको संचालित करते हैं। मैं बोल रहा हूँ उनके माध्यम से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उसी के माध्यम से। इतने सारे उनके फंक्शंस है। तो जैसी वो जटिल संरचना है और जिसको जो काम चाहिए, जो संदेश पहुंचाना है, जिस रूप में पहुंचाना है, जिस रूप में ग्रहण करना है, वो संरचना में से तो उस तरह का एक न्यूरल सिस्टम डेवलप करके सारी सूचनाओं का जो डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर था उसकी सफाई करके उसमें से जो डेटा है काम का वो लेकर के और वो न्यूरल नेटवर्क में डाल दिया और उसकी 3 लेयर बना दी। एक इनपुट लेयर है जहां से कि सामग्री आती जा रही है, नई पुरानी सामग्री है, नई सामग्री है, उसको वो लेते जा रहे हैं। फिर उसका एक जो हिडन लेयर है जहां पे वो सामग्री प्रोसेस हो रही है और उसकी तीसरी लेयर है आउटपुट लेयर, जो आप जब कोई क्वेश्चन डालते हैं उस क्वेश्चन का जवाब जो आपको मिलता है चैट जीपीटी पे या मेटा पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वो आउटपुट लेयर से तो हम परिचित है, लेकिन एक भीतर एक प्रोसेस चल रहा है उससे हम नहीं परिचित है और वो प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क की तरह। वहां पे एक डिसीजन ट्री बनाया गया है कि अच्छा शाखाएं हैं बहुत सारी, कि इस शाखा के बारे में सवाल पूछा गया है, फिर इसकी ये उपशाखा है, उपशाखा में इसके बारे में सवाल पूछा गया है और उसको इस तरह से ट्रेन किया गया है कि जिससे कि आपके सवालों के ज्यादा एक्यूरेट जवाब मिल सके। इसकी खूबी ये है जो एआई है, एआई मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही चालाक है इस संदर्भ में कि हमें बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए कि वो हमको सिर्फ सूचनाएं दे नहीं रहा है बल्कि सूचनाएं हमसे ले भी रहा है। आपके पास में जो कुछ भी आपके कंप्यूटर में है या जो आप उससे संवाद कर रहे हैं, जिस तरह के सवाल पूछते हैं, इससे वो आपके व्यक्तित्व को समझता है, आपकी अपेक्षाओं को समझता है, आप किस तरह का जवाब चाहते हैं और आपसे बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा डेटा वो लेता रहता है। तो चालाक है, लेकिन इस मामले में अच्छा है कि लोकतांत्रिक है। वो चालाकी से सूचनाएं हमसे लेता है, पूरे जो इंटरनेट की दुनिया है वहां से पूरी सूचनाएं लेता है, लेकिन लोकतांत्रिक है, वो बदले में हमको सूचनाएं देता भी है। इससे पहले के लोग तो क्या है, जो सूचनाएं लेते थे वो सूचनाओं को भेज देते थे। ये आजकल जैसे डीप सीक आ गया, तो डीप सीक तो आपसे पैसे भी नहीं मांगता, चैट जीपीटी भी कुछ समय तक पैसे नहीं मांगता, आप 1-2 घंटे इस्तेमाल कर लीजिए, बेसिक यूज कर लीजिए। मेटा भी पैसे नहीं मांगता, ज्यादातर अभी फ्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोकतांत्रिक है, ठीक है भाई, हम इससे ज्यादा एडवांस वर्जन हमको नहीं चाहिए, हमारा काम बेसिक से हो जा रहा है, तो वो लोकतांत्रिक ढंग से सूचनाओं का वितरण भी कर रहा है। फिर इसको प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित करते वक्त में ये देखा जाता है कि जो उसने डेटा का प्रोसेसिंग की है वो ठीक से की है कि नहीं, यानी परिणाम ठीक से आ रहे हैं नहीं। अगर परिणाम गलत आ रहे हैं तो वो परिणाम गलत क्यों आ रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, क्या चीज रीड करने में गलती हुई है, आप उसको सिखाएंगे वो सीखता जाएगा। जैसे मैं इंटरप्रिटेशन मैंने शब्द डाला, तो इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन के इतिहास के बारे में बताओ। मैं जानना चाहता था कि जो आशु अनुवाद है उसका इतिहास क्या है, तो उसने उसका मतलब समझा कि व्याख्या। तो मैंने उससे कहा कि मैं व्याख्या के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशु अनुवाद के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो आगे से उसने समझ लिया कि मैं इंटरप्रिटेशन जब शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ इसका मतलब मैं आशु अनुवाद पद के लिए कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे आप उनको सिखाते चलते हैं, वो सीखते चलते हैं और उसके अनुसार खुद को अपडेट करते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो एआई है सेल्फ लर्निंग टूल है, ये खुद सीखता रहता है, ये लगातार सीखता रहता है, अपडेट करता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में और ज्यादा अच्छे वर्जन इसके आएंगे और ज्यादा ये सिद्धस्त होगा। और जिस तरह से आजकल हम किताब लिखने में या कोई भी चीज में बहुत सारा समय लगता है, मेरे ख्याल से हमें बहुत सामग्री दूसरे पुस्तकालयों में नहीं जाना पड़ेगा और हमें बहुत सारी सामग्री एआई से मिल जाएगी, लेकिन उसका बहुत सावधानी से उपयोग करना है। आखिर में मैं इस पे आता हूँ कि भाषा साहित्य के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है, उसमें क्या सावधानी की आवश्यकता है। जो भाषा साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो इसका काम हो सकता है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो एनएलपी जो है, जिसके माध्यम से एनएलपी है कि कोई भी मशीन मनुष्य की भाषा को समझती है और रेस्पॉन्ड करती है। जैसे कि अच्छा हम जब हिंदी बोल रहे हैं, सबसे पहले आपने उपयोग करना शुरू किया होगा, मान लीजिए आप गूगल का उपयोग कर रहे हैं, तो गूगल के उपयोग में भाषा की बहुत बाधाएं थी। धीरे धीरे उस भाषा की उन भाषा की बाधाओं को दूर करना शुरू किया
और जब हम अनुवाद करते हैं या हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो हमें समझते हैं कि अच्छा इसमें, क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो हमको हिंदी में वो मुश्किल नहीं होती व्याख्या करते वक्त, अच्छा ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये इसमें विशेषण लगा हुआ है, ये सर्वनाम है और इसको इस तरह से हमको पढ़ना है या इसका अनुवाद करना है या विश्लेषण करना है कोई भी चीज। ये सारी चीजें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिसमें बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा किया जाता है, शब्दों को प्रकृति के अनुसार उसको बांटा जाता है और फिर उसको जब उनकी मूल धातु है उसके अनुसार उनका विभाजन करके फिर उनके नए रूप गढ़े जाते हैं और उसका जवाब दिया जाता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया जो मैनुअली बहुत स्लो चल रही थी, बहुत धीरे चल रही थी, वो मशीन के आने के बाद में वो प्रक्रिया तेज हो गई है और ऐसे टूल्स बनाना, अब आपको किसी चीज की व्याख्या करनी है या किसी चीज का अनुवाद करना है, वो पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो गया है क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसलिए आप देखेंगे कि आप गूगल ट्रांसलेट पे अगर अनुवाद करें और कोई एआई टूल पे अनुवाद करें तो एआई वाला अनुवाद ज्यादा अच्छा है। ऐसे आप कोई चीज को आप खोज रहे हैं तो उसमें जो हिंदी में जवाब लिखा रहा है उसकी हिंदी, किसकी हिंदी ज्यादा अच्छी है? मेरे ख्याल से, मेरा अनुभव ये है कि एआई की हिंदी ज्यादा अच्छी है और दूसरी भाषाओं में भी ये चल रहा है। तो साथ ही साथ इससे ये हुआ है कि जो टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट, इसका आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई लेक्चर अगर लिखा हुआ है कहीं किसी का, उस लेक्चर को वो टेक्स्ट टू स्पीच में शुरू करके और वॉक करने निकल जाते हैं, वॉक कर रहे हैं, कान में हेडफोन लगा हुआ है और किसी का लेक्चर सुनते जा रहे हैं। तो ये सुविधा या स्पीच टू टेक्स्ट आप बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हिंदी टाइपिंग नहीं जानते, हम लोगों ने तो तब एसएससी की तैयारी की और टाइपिंग सीखी तो टाइपिंग बड़ी काम आई, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो टाइपिंग नहीं जानते उनकी गति बहुत धीमी है, अगर वो टाइपिंग करते भी है तो ये से आ छपेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक जमाना था जब इनस्क्रिप्ट टाइपिंग आई और जो लोग टाइपिंग नहीं जानते थे बहुत उत्साहित हुए और उसमें स्पीड फास्ट हो गई, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए आसान कर दिया है कि अब स्पीच टू टेक्स्ट आप बोलिए, आप देखेंगे गूगल इनपुट या बहुत सारे ऐसे टूल्स है आपके पास में, वो भी एआई है जो आपकी बोलने को भाषा में बदल रहे हैं और आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, बीच में उसमें विराम चिन्ह वगैरह ठीक कर लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ठीक कर लीजिए, पर आप पूरी की पूरी किताब, कई लोग मैं देखता हूँ टाइपिंग भी जानते हैं, पूरी थीसिस टाइप करके ले आते हैं, सिर्फ बोल बोल करके टाइप करते हैं और 300 पेज की थीसिस तैयार कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ई लर्निंग क्षेत्र में भी एआई का बहुत ज्यादा उपयोग है, खासतौर पर जो भारतीय भाषाएं, मैं जब भाषा की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा, भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री बहुत कम है और खासतौर पर स्तरीय सामग्री का बहुत अभाव है। तो इस क्षेत्र में एआई बहुत मदद कर सकता है हमारी, क्योंकि जो स्तरीय सामग्री है वो जिन भी भाषाओं में है, अभी तक हम मान लीजिए अंग्रेजी सीख रहे थे तो अंग्रेजी की सामग्री एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन आप जानते हैं दुनिया के बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जब नोबेल की लिस्ट आती है, नोबेल प्राइज मिलते हैं, तो लोग जर्मन में काम कर रहे हैं, फ्रेंच में काम कर रहे हैं, स्पेनिश में काम कर रहे हैं, उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हीं भाषाओं में उपलब्ध है, उन भाषाओं को एआई की उन भाषाओं की सामग्री को एआई के माध्यम से आसानी से भारतीय भाषाओं में लाया जा रहा है, उसी स्तर की सामग्री। इसलिए अब जो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि एआई जिस तरीके से अपना आगे बढ़ रहा है उसी गति से अगर बढ़ता रहा तो आने वाले 10 साल में जो ये बात कही जाती है कि भारतीय भाषाओं में स्तरीय सामग्री का अभाव है, ये बात एकदम से अप्रासंगिक हो जाएगी। भारतीय भाषाओं में बहुत सामग्री जनरेट होने वाली है। अब ट्रांसलेटर को लोग, ये एक दुखद पहलू है कि ट्रांसलेटर का जॉब जाने वाला है। ट्रांसलेटर जितना वो अभी तक वो सोचते थे कि एक सम्मानजनक जीवन जिए अनुवाद करते हुए, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अभी तक बार्गेन करते थे कि हम 1 रुपया प्रति शब्द लेंगे, 2 रुपया प्रति शब्द लेंगे, पता चला कि 50 पैसे प्रति शब्द लेना पड़े, क्योंकि ज्यादातर लोग एआई से अनुवाद कर ले रहे हैं। इससे सामग्री तो जनरेट हो रही है, लेकिन ट्रांसलेटर्स को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहां से हम सीखते हैं, आप में से कुछ लोग कोर्सेरा वगैरह यूज करते होंगे या ड्यूलिंगो यूज करते होंगे, जिसमें भाषाएं सीखने के लिए या कोई भी स्तरीय सामग्री, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप ये सीखना चाहते हैं कि जो ग्राफिक्स कैसे बनते हैं या एनिमेशन का कोर्स आप करना चाहते हैं, और एनिमेशन के सारे कोर्स आपको अंग्रेजी मिलेंगे, लेकिन एआई के टूल ऐसे हो गए, आप देखते हैं आजकल यूट्यूब वीडियो भी आप देखते हैं, तो यूट्यूब वीडियो किसी भी भाषा में हो, आपने उसको कमांड दे दी कि इसको हिंदी में अनुवादित करके मेरे सामने प्रस्तुत करो, तो उसमें हिंदी में भी सबटाइटल आने लग जाएंगे। तो इसमें पहले बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, अब एआई की मदद से इतना आसान हो गया कि कुछ भी आप
कितनी भी स्तरीय सामग्री, कितनी बेहतर सामग्री वो अपनी भाषा में सुन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ई लर्निंग के क्षेत्र में आगे बहुत ज्यादा हम कुछ नया सीखने वाले हैं एआई की मदद से। और मैं समझता हूं कि जो मैंने इस सवाल को इस नजर से देखा कि जो छोटी भाषाएं हैं उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक की जो सरकारी नीतियां हैं या गैर सरकारी जो हमारे उपक्रम है वो सब बड़ी भाषाओं के पक्ष में है। हम हमेशा जब भी कभी बात करते हैं तो हम ज्यादातर हिंदी को लेके चिंतित है, बांग्ला को लेके, तमिल को लेके, कन्नड़ को लेके। ये सब बड़ी भाषाएं हैं, अंग्रेजी की तुलना में चाहे उपेक्षित हैं, लेकिन बहुत बड़ी भाषाएं, इनको मैं समझता हूँ कोई खतरा नहीं है। जब इनको खतरे की बात होती है तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, ये कोई खतरे में नहीं है। वास्तव में भारत की 600-700 भाषाएं खतरे में हैं, जिनको बोलने वाले 10,000 से कम लोग हैं। और ये उनकी चॉइस नहीं है कि उनकी भाषाएं खतरे में, ये हम लोग जो नीतियां में किसी रूप में शामिल है और जो दिल्ली से या राज्यों की राजधानियों से नीतियां बनती हैं उसकी वजह से छोटी भाषाएं खतरे में। तो जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है तो आने वाले समय में संथाली में कुछ उसने प्रयोग शुरू किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की भाषाओं में वहां पे प्रयोग शुरू हो गए, एआई के प्रयोग शुरू हो गए। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से छोटी भाषाओं को भी इससे बचाया जा सकेगा, उनमें भी सामग्री सृजित की जा सकेगी, उनमें भी लोग संवाद कर सकेंगे। इससे एक तो ये काम होगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, वो भी ज्यादा समावेशी होगा। एक समय में लोहिया जी कहा करते थे कि जब वो अंग्रेजी का विरोध करते हो, भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हुए कहते थे कि अंग्रेजी से मुझे दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी से इसलिए समस्या है कि अंग्रेजी में हमारे सारे कानून बनते हैं, जो हमारी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही वो जब अंग्रेजी में चलती है, सारे दस्तावेज अंग्रेजी में बनते हैं। तो अगर अंग्रेजी में राज चलेगा तो आम लोगों के लिए कैसा होगा, वो जादू टोने की तरह होगा। तो उसमें आम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। बस अच्छा कुछ नेहरू जी ने ये कह दिया है, फला ने ये कह दिया, अच्छा ये कानून आ गया है, ये अधिकार मिल गए, लेकिन वास्तव में हम समझ नहीं पा रहे कि हमको मीडिएटर की आवश्यकता है। इसलिए अगर लोकतंत्र को समावेशी बनाना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो उसको हर व्यक्ति की, चाहे उस व्यक्ति उसको बोलने वाले 10 ही लोग बचे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 11 लोग 50 से कम बचे हैं, लेकिन उन 50 लोगों का होना भी महत्वपूर्ण है, उनकी भाषा भी महत्वपूर्ण है। और अगर दिल्ली में कोई नियम बनता है तो उस भाषा में भी वो पहुंचना चाहिए उन तक, जिस भाषा को बोलने वाले 50 से कम बचे हैं। और एआई इसमें मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमारी मदद करेगा कि हम जो छोटी भाषाएं हैं उसमें भी ज्ञान सामग्री को, उनकी ज्ञान सामग्री को संरक्षित कर सकेंगे, उस ज्ञान सामग्री को दूसरी भाषाओं तक पहुंचा पाएंगे, और साथ साथ में उन भाषाओं को हम आगे समृद्ध कर सकेंगे, उनको बचा सकेंगे। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, जैसे आप देखेंगे इंडिक एनएलपी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत भाषा को लेकर के भारतीय भाषाओं का एक प्रोसेसिंग टूल है, उसको आप देख सकते हैं। एक समानांतर है, जो एक तरह का समानांतर कोर्स जैसे अरविंद जी ने बनाया था उस तरह का समानांतर कोर्स ऑनलाइन भी है, वहां पर आप देख सकते हैं। जो भारतीय भाषाओं में एआई की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी जो चुनौती मुझे लगता है वो एआई किसके आधार पर चलता है, वो डेटा के आधार पर चलता है। और डेटा कौन सा, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो इंटरनेट पे भारतीय भाषाओं में सामग्री अपेक्षाकृत कम है, इसलिए जितना अधिक डेटा वहां पर होगा उतना एआई सफल होगा, और डेटा की अभी बहुत कमी है। इसलिए इसका परिणाम ये होता है कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये कौन है, फला कोई व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए मैंने प्रभात रंजन जी के बारे में अभी पूछ के नहीं देखा, लेकिन कई हिंदी के बड़े साहित्यकारों के बारे में या आलोचकों के बारे में पूछा, ऐसे आलोचकों के बारे में पूछा कि ये फला व्यक्ति कौन है, तो यही का जवाब आता है ये हिंदी के कवि है। उनको पता है कि हिंदी से संबंधित है, तो जवाब देना है। ये है कि मुझे बहुत बड़ी कमी ये लगती है कि हर बात का जवाब क्यों देना है, जिस बात के बारे में नहीं पता तो ये कहो कि मुझे नहीं पता। जब वो अगर मानव की तरह उसको प्रशिक्षित किया गया है तो उसको ये कहना चाहिए मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन कहेंगे ये बहुत बड़े कवि है, इनके 4 कविता संग्रह हैं, जबकि उन्होंने एक भी कविता जिंदगी में कभी नहीं लिखी है। तो जब आप कोई पेपर लिखें या कभी उसका उपयोग करें तो ये सावधानी जरूर बरतें, और इसकी वजह ये है कि पर्याप्त सामग्री, पर्याप्त डेटा उसके पास में उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारी तकनीकी शब्दावली है भारतीय भाषाओं में, तकनीकी शब्दावली जो एक सांस्कृतिक शब्दावली है, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, दोनों जो कल्चरल टर्मिनोलॉजी है और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वो दोनों ही एआई के लिए, गूगल के लिए तो मुश्किल पैदा करते ही थे, एआई के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं कि उतनी सारी तकनीकी शब्दावली से कैसे डील करे। कल्चरल टर्मिनोलॉजी से एक भाषा में वही समान पद किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, दूसरी भाषा में वही शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो एआई कैसे डील करे उससे। तो उसमें अभी उसको प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है कि जिन भाषाओं में वो अलग संदर्भों में प्रयुक्त हो रहा है उन भाषाओं की पर्याप्त सामग्री वहां पर नहीं। एक समस्या यह है कि एआई को जो प्रशिक्षित किया गया है वो मौजूदा डेटा के आधार पर किया गया है,
तो जैसे ही उसका नया डेटा कोई उसमें आता है तो वो उसी तरह से उसी पारंगत ढंग से जवाब दे पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नया डेटा के साथ में वो वैसे डील कर पाएगा जैसे मौजूदा डेटा के साथ में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी वो सीखने की प्रक्रिया में है। इस प्रॉब्लम को ओवरफिटिंग कहते हैं, जब एआई की इस प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि पहले के डेटा के लिए वो फिट है, कि पहले के डेटा का काफी सटीक अर्थ दे रहा है, कई सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे जवाब मिलते हैं और बहुत विस्तार से हम अच्छे से जान सकते हैं। विकिपीडिया को खड़ा करने में मुझे लगता है कि 20 साल लग गए विकिपीडिया में जितनी सामग्री है, लेकिन हिंदी विकिपीडिया की तुलना में एआई